दिल्ली के ग्रेटेस्ट कैलाश से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत केरल से। केरल में 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से कहा है कि उन्हें संदेह है कि आरोपी दंपति ने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। पुलिस ने कल 3 आरोपियों मसाज थेरेपिस्ट भगवंत सिंह, उनकी पत्नी लैला और उनके एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। आरोपी दंपति ने तंत्र मंत्र से पैसा शोहरत हासिल करने के लिए नर बलि दी। उनका एजेंट शफी ही उन दोनों महिलाओं को लालच देकर आरोपी के घर लाया, जहां उनकी बलि देकर दफना दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस पिछले कुछ दिनों में लापता लोगों के मामले की भी जांच में जुटी है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सोमवार शाम को दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला था डीजे बंद करने को लेकर, जिसमें दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ गए। इस दौरान आगजनी भी हुई, लोगों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें पुलिसकर्मी तो घायल हुए ही, लेकिन साथ में 20 लोग भी घायल हो गए। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। सोमवार की देर शाम विसर्जन शोभा यात्रा में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, हमला व आगजनी की। घटना में 2 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोग घायल हो गए थे। कई घरों में तोड़फोड़ हुई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है। गिरफ्तारी चल रही है, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफी संख्या में गिरफ्तारी हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको उकसाया, खुद किया, इसके पीछे हैं, एक कुछ चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। दोनों समुदाय झगड़े के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। बाबा जी ने आरती किया, आरती करने के बाद वो मूर्ति आगे लगाई गई। फिर उसके बाद में मौलवी साहब निकले, उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमने कहा अच्छा गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पहले वल्लीपुर की मूर्ति आगे लग जाए, उसके बाद में बढ़ा दें। इतने में वो विवाद शुरू होगा। मस्जिद से कम 200-300 लोग हथियार लेके निकले और सब पर टूट पड़े। ये लोग डीजे बजाते हुए जा रहे थे। रोही के ऊपर एक मस्जिद है। जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज़ डीजे बज रहा था, जिस पर लोगों ने मना किया कि भाई डीजे मत बजाइए, नमाज हो रही है। नमाज के वक्त इन लोगों ने और तेज़ डीजे बजा दिया और उसी में दोनों उसमें तकरार हो गई और क्या कहते हैं, इससे फसाद खूब बड़ा हुआ। इन लोगों ने मतलब भी मस्जिद को जलाया, मस्जिद में आग लगा दिया, बहुत सारी दुकानों को जलाया, कई लोग जख्मी हैं। लेकिन अभी तक न तो मुसलमानों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी दूसरे फिरके की हुई है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं 51 नामजद मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर हुई है और मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन आरोपों के बीच पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हंगामे के दौरान का बल्दी राय थाना अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, वल्लीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। मां भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। पुलिसकर्मी कह रहा है कि इस यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे।
ऐसी कार्रवाई होगी कि वो भूल नहीं पाएंगे। किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त नहीं है। यूपी पुलिस की लापरवाही अगर ना होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। प्रशासन का आदेश है कि नई शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी, लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, जो पुरानी परंपरागत यात्राएं हैं वही निकलेंगे, लेकिन फिर भी शोभा यात्रा को इजाजत कैसे दे दी? जब इजाजत दी तो पुलिसकर्मी वहां पर इक्का दुक्का ही मौजूद थे, प्रशासनिक अमला नदारद था। अगर ये सब पुलिस ने एहतियात बरते होते तो शायद ये घटना नहीं होती। सुल्तानपुर में सहयोगी अशोक गौतम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बीसीसीआई के अध्यक्ष न बनने को लेकर सियासत गरमा गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह एक बार फिर बीसीसीआई के सचिव की जो पारी है दोबारा खेलने जा रहे हैं, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर दादा यानी सौरव गांगुली की पारी खत्म हो गई। खबर है ऐसा उनके खराब प्रदर्शन की वजह से हुआ। उधर गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह अभी 3 और साल तक बीसीसीआई के सचिव बने रहेंगे। कयास है कि पूर्व टेस्ट खिलाड़ी रॉजर बिन्नी गांगुली की जगह लेंगे। हालांकि सौरव गांगुली ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, पर तृणमूल कांग्रेस इसमें सियासी साजिश देख रही है। अमित शाह जी के बेटे जय शाह को सेक्रेटरी बने रहने दिया गया है और हमने देखा है कि बीजेपी के कई नेताओं के रिश्तेदार बीसीसीआई में हैं। बीजेपी ने बीसीसीआई को भी नहीं छोड़ा है। ये हमारे देश के लिए और बंगाल के लिए बहुत शर्म की बात है। तृणमूल कांग्रेस के इस मसले में कूदने से यह बहस गरमा गई है कि सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाया क्यों नहीं गया, खासकर तब जब इसी साल मई में अमित शाह ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी चाहती थी कि गांगुली 2021 के चुनावों से पहले पार्टी में शामिल हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन चुनावों में बीजेपी की करारी हार हुई, जिससे अमित शाह को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वैसे सौरव गांगुली सियासत से दूर रहे हैं और मई में अमित शाह से मुलाकात बीजेपी में उन्हें लाने की आखिरी कोशिश मानी जा रही थी। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी गांगुली पर पार्टी में शामिल होने का दबाव नहीं बनाया था। इस मामले में राजनीति लाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कभी सौरव गांगुली बोले कि पॉलिटिक्स में आएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, उनको जबरदस्ती बीजेपी में ढकेला जा रहा था। और गांगुली एक योग्य व्यक्ति है, अपने तपस्या पर उन्होंने बड़े हुए और सम्मान उनको प्राप्त हुआ और अपना कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। और उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने निर्णय लिया कि अगले चेयरमैन या प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी बनेंगे, जो सीनियर और जो विश्व कप विजयी दल की वो सदस्य भी रहे। लेकिन टीएमसी को और कोई इशू नहीं है, अब सरकार डूब रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इसलिए ये नाजेहाल अवस्था है इनकी, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए बंगाली कार्ड, सेंटीमेंट का कार्ड खेल करके इससे लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जब सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलता था, तब जब उनको टीम से ड्रॉप किया जाता था, सबको ताजुब करके वो टीम में वापस आ जाता था। किंग ऑफ कमबैक्स उनको माना जाता था। अब जब उनके हाथ से बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद निकलते हुए दिखाई देता है, क्या सौरव गांगुली ऐसे कमबैक फिर से कर पाएगा? क्या वो इस पिच को समझ पाएगा और क्या वो ऐसा चमत्कार फिर से दोहराएगा? ये सवाल सबके मन में है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुरुवार को आना है। ये फैसला 2 जजों की बेंच सुनाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। कर्नाटक के हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाएगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। करीब 10 दिन तक इस मामले की मैराथन सुनवाई हुई और लगातार दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। 22 सितंबर को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 21 बड़े वकीलों ने इस मामले में अपनी दलीलें रखी। उनका ये कहना था कि ये सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए फैसला दिया गया। अगर शैक्षणिक संस्थानों में चूड़ी, बिंदी, कड़ा आदि को अगर छूट है तो फिर हिजाब पर बैन क्यों लगाया गया है? ये किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। कोई भी छात्रा अगर हिजाब पहनकर आती है तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता और अदालत जो है हिजाब बैन के फैसले को रद्द कर दे और हिजाब पहनने की इजाज़त दे, क्योंकि ये धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी
का जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, उसका एक हिस्सा है। और वहीं पर कर्नाटक सरकार की ओर से भी काफ़ी दलीलें रखी गई। खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। तमाम दलीलें ये थी कि स्कूलों, कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एकता और समरसता बनाने के लिए इस तरीका का फैसला लिया गया। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। और अगर पब्लिक ऑर्डर अगर वहाँ पर खराब हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो फिर मौलिक अधिकारों पर भी वाजिब पाबंदी लगाई जा सकती है। किसी के अधिकारों का यहाँ हनन नहीं किया गया है। सरकार ने सिर्फ एक यूनिफॉर्म यानी ड्रेस निर्धारित करने के आदेश जारी किए थे। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े सवाल उठाए थे। सरकार से भी पूछा था कि अगर यूनिफॉर्म के कलर की, रंग की, कैप की इजाज़त है तो हिजाब की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती है। और एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव। अंधेरी पूर्व उपचुनाव से ठीक पहले राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि उनके प्रत्याशी ऋतुजा लटके पर दबाव बनाया जा रहा है। बीएमसी मुख्यालय में ऋतुजा लटके बुधवार को बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से मिलने का इंतजार करती नजर आईं। अंधेरी पूर्व उपचुनाव लड़ने के लिए बीएमसी में काम करने वाली ऋतुजा लटके ने पहले 2 सितंबर और बाद में 3 अक्टूबर को इस्तीफा पत्र दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके विरोध में बुधवार दोपहर उद्धव ठाकरे गठ के विधायक और सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिंदे सरकार पर हमला बोला। अनिल परब ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ऋतुजा लटके पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनके गुट से लड़े। इसके साथ ही शिंदे गुट के दबाव के कारण बीएमसी की ओर से इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। ऋतुजा लटके के बारे में हम माध्यम से ही सुन रहे हैं कि उनको शिंदे गुट में जाने के लिए उनके ऊपर दबाव है। उनको ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आ जाओ, आपका रेजिग्नेशन तुरंत मंजूर होगा। कोई लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे ये भी बताया कि उनको मिनिस्ट्री की ऑफर दी जा रही है। जब पूरे के पूरा कानून पूरा किया जाता है तो अगर कोई कानून में गलती है तो रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, पास भी नहीं कर रहे। उनके बात करने के टाइम तो पता चल रहा है, कुछ बातें हमको ऑफ द रिकॉर्ड बता भी देते हैं, लेकिन इसका जो दिख रहा है वो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि दबाव में ये सब चल रहा है। उद्धव गुट की ओर से लगे आरोपों को सरकार की ओर से नकारा गया। महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इतने नीचे लेवल पे जाके काम करने वाले शिंदे साहब कभी भी नहीं, ना उन्होंने जिंदगी में किया है। मैं उद्धव ठाकरे नीचे किसी को तकलीफ देने के लिए कौन से लेवल पे जा सकते हैं, मैं एक नहीं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। अब शिंदे साहब ने अगर किसी को तकलीफ दी है आज तक पॉलिटिकल राइवलरी में, तो आप एक एग्जाम्पल दिखाइए। उद्धव गुट की ओर से अब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार के दिन सुनवाई होनी है। बीएमसी पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने एनडीटीवी से कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उनके पास फैसले के लिए 30 दिन का समय है। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव का नामांकन भरने का आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरने वाला है। इसलिए अब गुरुवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आने वाले फैसले के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन लड़ने वाला है और कौन किस पार्टी से लड़ने वाला है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के डब्बा वालों ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर मुंबई डब्बे वाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर ने कहा है कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को भी वचन दिया था कि वो उनके साथ रहेंगे और उद्धव ठाकरे को भी मिलकर उनके साथ रहने का दावा किया। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बढ़ते अंदेशे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह के जोखिम से निपटना पड़ रहा है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने ऊर्जा और खाद की बढ़ती कीमतों से निपटने की चुनौती को सबसे अहम माना है। वॉशिंगटन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह के जोखिम हैं। वे ब्रुकिंग्स के एक कार्यक्रम में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ एक संवाद में शामिल थीं।
There are a lot of risks, and all of them I would, in a very generic fashion, put it as extraneous to Indian economy. They're all things happening outside which are definitely hitting us. Now, at the same time, what's impacting the price of imported goods, which often it's rising, central banks not able to. इसके कुछ ही घंटे पहले IMF ने साल 2022-23 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 7.4% से घटाकर 6.8% कर दी। वित्त मंत्री ने माना महंगा होते तेल, गैस जैसे ऊर्जा पदार्थों और खाद की बढ़ती कीमतों से निपटने की चुनौती बड़ी है। Energy, fertilizer are all becoming expensive. As a result, in some parts of the country, not so much for us, there is severe food insecurity. बजट 2023 में सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत सरकार की प्राथमिकता महंगाई की चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ आर्थिक विकास दर को आगे बढ़ाने की होगी। Broadly, the growth priorities will be kept absolutely on the top. Even as I speak about the concerns that inflation brings before me. So inflation concerns will have to be addressed, but then how would you manage growth would be the natural question. But that's the point of, being sure how you're going to be able to balance the two and be sure that the momentum that Indian economy has got coming out of the pandemic and the momentum with which it will grow even the next year, even as per the very many multilateral institutions which are observing India, cannot be weakened. So it will have to again be a very carefully structured budget in which the growth momentum will have to be sustained. साथ ही वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि सिंगापुर और यूएई रुपे पेमेंट सिस्टम को अपने अपने देशों में स्वीकार करने के लिए जरूरी पहल कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई और चीनी अर्थव्यवस्था के धीमा पड़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मौजूदा साल के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। जाहिर है इस आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री इस चुनौती से कैसे निपटती हैं। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने अब परमाणु युद्ध का अंदेशा पैदा कर दिया है। इस बीच अमेरिका अब बड़े पैमाने पर आयोडीन की गोलियां खरीद रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु रेडिएशन से बचने के लिए होता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस ऐसी गलती नहीं करेगा। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले ने दुनिया के देशों की चिंता और बढ़ा दी है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि ये युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर महाविनाश होगा। हालांकि व्हाइट हाउस ये साफ कर चुका है कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान परमाणु हथियार के इस्तेमाल की किसी खुफिया सूचना पर आधारित नहीं था। वैसे इन शंका आशंकाओं के बीच अमेरिका बड़े पैमाने पर आयोडीन की वो गोली खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल परमाणु विकिरण से बचाव के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की 4 अक्टूबर की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर पोटाशियम आयोडाइड की गोली खरीद रहा है। हालांकि इसमें सीधे तौर पर यूक्रेन रूस जंग का जिक्र नहीं है, लेकिन साफ तौर पर लिखा गया है कि रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। इसमें 2004 में अमेरिकी संसद में पास कानून का जिक्र कर कहा गया है कि रासायनिक और परमाणु हमले से बचने के लिए $290 मिलियन की रकम निर्धारित की गई है। इसे अमेरिकी इतिहास में आयोडीन की गोली की सबसे बड़ी खरीद बताया गया है। जो हम सुन रहे हैं कि दवाई के बारे में इसका जो व्याख्या है, जो विश्लेषण है, वो इसी दायरे में एक प्रकार से चेतावनी है कि अमेरिका के जो हुकूमत है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और सवाल यही उठता है कि अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है तो भारत
अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार का कदम उठा रहा है। रूस यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल पर 8 अक्टूबर को हुए धमाके के बाद रूस ने यूक्रेन पर नए मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी इस बात की शंका है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई देशों में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों की खरीद बढ़ गई है। रिपोर्ट है कि पोलैंड, ब्रिटेन और फिनलैंड समेत यूरोपीय यूनियन के कई देशों में इस गोली की खरीद में कई हजार गुना इजाफा हुआ है। इससे इनकी कीमत में भी दोगुने तक की बढ़ोतरी हो गई है। परमाणु हमला जहां होता है वहां कई किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख में बदल जाता है, लेकिन परमाणु विकिरण की जद में आने का खतरा उनको भी होता है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और पोटेशियम आयोडाइड इसी की रोकथाम करता है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केरल के कन्नूर में सरकारी स्कूल के एक छात्र ने कमाल कर दिया है। कंप्यूटर साइंस के छात्र मोहम्मद शियाद ने एक रोबो बनाया है जो वेटर की तरह आपको खाना भी पेश कर सकता है। आप खुद ही देखिए ये कैसे काम करता है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राकेश सिंह को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।